हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध तथा फलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इसे पढ़ने के बाद हम सब लोग इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 मैथ का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो रिलेशन एंड फंक्शन का ही होता है और वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन, कई बार आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा, विभाज्यता पर आधारित। इस क्वेश्चन को हमने लिया है जिसमें एक संबंध आर जो कि ये हमारा जेड से जेड का मतलब होता है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं को हम सब लोग जेड से निरूपित करते हैं। जब काउंटिंग वाली नंबर जीरो को मिला करके प्लस माइनस में लिखी जाएंगी तभी पूर्णांक बनती है। तो उसका जो डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों के दोनों पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी पूर्णांकों पर भाई द्विआधारी संबंध है तो खुद का खुद के साथ पूर्णांक का पूर्णांक से रिलेशन बना है कोई ना कोई। और रिलेशन ऐसा है कि नंबर्स वो लेने हैं आर में जो 5 के गुणज हो, डोमेन रेंज वो लिखने हो जो 5 के गुणज हो। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहला सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा रोस्टर विधि। तो हम सब लोग रोस्टर विधि का यूज नहीं करेंगे, पूरे एलिमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं, हम लोग केवल और केवल सेट बिल्डर फॉर्म से यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम जो होता है इसमें समझिएगा, जो सबसे पहला काम इसमें होता है कि ये एक तुल्यता संबंध हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और साथ ही साथ वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संबंध R बराबर a कामा b सच दैट a माइनस b 5 का गुणज है। एक समुच्चय Z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है, अथवा इसका दूसरा रूप है सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में R a कामा b सच दैट a माइनस b 5 का गुणज है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अथवा दूसरा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R a कामा b संख्या 5 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध। अब दो वो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो, विभाज्यता संबंध याद रखिए कौन सा संबंध होता है। अगर ये चीज याद रखिए a माइनस बी दिया जाए, जब अंतर की बात आएगी विभाज्यता को लेकर के, तब वो तुल्यता संबंध होगा। तो हमारा रिलेशन जेड से जेड में है, आर बराबर आर में a कामा b वही होंगे जिनके लिए a माइनस बी यानी इन दोनों का अंतर 5 से विभाजित। तो सबसे पहला हम लेते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य का मतलब अपने तुल्य हो, अपने तुल्य, दूसरे का कोई यूज ना हो। और इसके लिए खास बात क्या होती है कि x कामा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। a कामा b कौन r में होंगे? जिनके लिए a माइनस बी, ध्यान से समझना, 5 से विभाज्य। तो अगर ध्यान से समझिएगा, अगर a माइनस बी 5 से विभाज्य है तभी a कामा b r में होगा। क्लियर बात, कहने का मतलब है। और अगर a कामा a r में कब होगा? भाई खुद का खुद से लाना है। a कामा a r में कब होगा? भाई a कामा b r में कब होगा? जब a माइनस बी 5 से विभाज्य हो। a कामा a r में कब होगा? जब a माइनस a, भाई जो r में होगा उसका अंतर 5 से, r में कौन ले रहे हैं? a कामा a, इसका अंतर जो होना चाहिए वो 5 से विभाज्य होना चाहिए, तभी ये होगा स्वतुल्य। क्लियर है ना बात? ये चीज करना है तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम सब लोग a कामा b r में लाना है तो a माइनस बी 5 से विभाज्य होना चाहिए। अगर a माइनस a 5 से विभाज्य होगा तो a कामा a भी r में होगा। तो a कामा a निकालते हैं तो कितना आएगा? a कामा a 0 आएगा। a में से a घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब जो 0 है वो किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य तो ही है, जो कि 5 का गुणज है। 5 का गुणज है या 5 से
विभाज्य, आप कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कामा ए किसमें है, आर में है। क्लियर बात? अब कैसे आया वो मैंने बता दिया है यहाँ पर। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है भैया, हो गया ये। अगला कौन सा आता है? अगला आता है आपका स्वतुल्य, तो हो गया। अब आता है आपका संक्रमक संबंध। इसको वैसे हम इसका कलर चेंज कर दें, ज्यादा सही रहेगा, सेम कलर ना। अब अगला कौन सा संबंध है? सममित संबंध। कौन सा संबंध? सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? सममित संबंध के लिए ध्यान से समझना है, ए कामा बी आर में कब था? जब ए माइनस बी 5 का गुणज था। ए कामा बी अगर आर में है तो इसका उल्टा यदि बी कामा ए जो कि होगा आर में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। ए कामा बी आर में था, ये चीज कह रहा है ये। ए कामा बी आर में है तो इसका मतलब a माइनस बी किससे विभाज्य है? a माइनस बी किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। अगर यहां पर हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? b माइनस a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? b माइनस a 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। चाहे संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में आवे, चाहे 25 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, 5 से तो विभाज्य होगा ही। तो जब a कामा b, ध्यान से समझिएगा, जब a कामा b r में था तो a माइनस बी किससे विभाज्य था? 5 से। अब अगर b कामा a r में है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? b माइनस a किससे विभाज्य होना चाहिए? 5 से। तो क्या b माइनस a 5 से विभाज्य है? तो इसका मतलब b कामा a किसमें? r में। ये चीज समझना, इतना करना है बस, और कुछ करना ही नहीं भैया। तो हमें दिया गया है कि a कामा b किसमें है? R में। यानी कि a माइनस बी, a माइनस बी 5 का क्या है? गुणज। a माइनस बी 5 का गुणज, यही तो। अब यहां पर हम क्या करेंगे? कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कॉमन। क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस कॉमन ले रहे हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा भैया, कोई अंतर आएगा ही नहीं, कि कोई अंतर आएगा ही नहीं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? b माइनस ए, और b माइनस ए भी किससे विभाज्य होता है? 5 से विभाज्य होता है, यानी 5 का गुणक होता है। 5 के टेबल में आता है गुणक होने का मतलब, 5 से कैंसिल होगा। अगर b माइनस ए आर में होगा, इसका मतलब हमें जो सिद्ध करना था वो मिल गया। a माइनस बी 5 का गुणक, तब a कामा b था। b माइनस ए 5 का गुणक, इसका मतलब b कामा a किसमें? r में। b कामा a किसमें है? r में। तो हम कह सकते हैं कि r एक कौन सा संबंध हो गया? सममित संबंध। r एक कौन सा संबंध हो गया? सममित संबंध। ठीक है, r एक सममित संबंध है। एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझिए। अब तीसरा नंबर क्या है? संक्रमक संबंध है। तीसरा नंबर कौन सा है? संक्रमक संबंध। कौन सा संबंध है भैया? संक्रमक संबंध। ठीक है, तो संक्रमक संबंध में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। संक्रमक संबंध में क्या होता है? हमें दिया गया है
दिया गया कि ए कामा बी, ध्यान से समझ, बिलोंग्स टू आर है। हम मान लेते बी किसी तीसरे सी के साथ आर में है। क्या ए कामा बी यानी कि मान लिया 0 आ रहा है, इसका अंतर ए कामा बी दोनों सेम है, या मान लेते हैं ए का मान 10 है, बी का मान 5 है, तो अंतर कितना आया 5। तो क्या 5 ही होगा इस रिलेशन में, और 5 के गुणज नहीं आएंगे? कौन सा नंबर है देखिए, जेड, वो प्लस के भी होगा माइनस के भी होगा, ए कामा बी दोनों जेड में होंगे, और अब तीसरा आ गया सी, वो भी जेड में होगा। भाई बहुत सारे एलिमेंट है ना जेड में, तो बहुत सारे अनंत नंबर है प्लस माइनस मिलाकर, तो ये हमने माना इतना। अगर ध्यान से समझिए, जब ए कामा बी आर में था, ये चीज गिवन है, ए कामा बी आर में कब था? जब ए माइनस बी 5 का गुणज था, तब ए माइनस बी 5 का 5 से विभाज्य, कुछ भी कर दीजिए, गुणज लिखा था तो इसलिए गुणज कर रहे हैं, गुणज, ठीक है। अगर b कामा सी आर में है तो इसका मतलब b माइनस सी भी किसका गुणज है? b माइनस सी भी 5 का गुणज है? हमको लाना क्या है? हमको लाना क्या है? संक्रमक में क्या होता है, a कामा b अगर r में है और दूसरा कोई नहीं मिल रहा तब संक्रमक है, लेकिन दूसरा है और b कामा c वो है। अगर a कामा b r में है और b कामा c r में है, और इन दोनों के होने से यदि a कामा c भी r में हो जाए, दिस इंप्लाइज दैट a कामा c बिलोंग्स टू r, तब ये संक्रमक होगा। और a कामा c बिलोंग्स टू r कब होगा? जब a में से c को घटाओ, a में से c को घटाएंगे और वो 5 से विभाज्य होगा। भाई a माइनस b 5 का गुणज था तब a कामा b r में था, b माइनस c 5 का गुणज था तब b कामा c r में हुआ। अगर a कामा c r में लाना है तो इसका मतलब a माइनस c भी किसका गुणज होना चाहिए? 5 का। इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ध्यान से समझिए, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। a और यहां पर कितना, यहां b माइनस का यहां b प्लस का जोड़ेंगे, खत्म, यहां कितना बचेगा? a माइनस c, ठीक है। अरे भाई एक तरीका है, एक एग्जांपल है, ये 5 का गुणक है तो बराबर में 5m रख दो, ये 5 का गुणक तो बराबर में 5n रख दो, दोनों को जोड़ देंगे। कई सारे मेथड हैं, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। अगर ये 5 का गुणज है तो इसका मतलब a माइनस बी को अगर तोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। भाई 5 के टेबल में आ रहा है, 5 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। 5 के पहाड़े में 25 आ रहा है तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 तो आएगा ही, तो 5 आएगा, साथ ही साथ कोई और नंबर भी आ सकता है, तो वो नंबर हमने m दे दिया। b माइनस सी में को तोड़ेंगे तब भी 5 आ रहा है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? m के साथ जोड़ दीजिए, ये दोनों LHS LHS जोड़े, b प्लस b माइनस खत्म, RHS RHS जोड़िए। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 5, यहां 5 यहां 5 आ रहा है, ब्रैकेट में बचा क्या? m प्लस n। तो इसका मतलब a माइनस सी को तोड़ रहे हैं तब भी 5 मिल रहा, यानी a माइनस सी 5 का गुणज है, a माइनस सी 5 का गुणज है। सो हम कह सकते हैं कि a कामा सी भी किसमें है? R में है। और अगर ये R में है तो इसका मतलब R एक संक्रमक संबंध है, R एक संक्रमक संबंध है। इसको थोड़ा सा हम छोटा किए दे रहे हैं, ऊपर कर दे ज्यादा से, और थोड़ा छोटा, कौन सा संबंध है? संक्रमक।
यानी आर सममित और स्वतुल्य संक्रमक तीनों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आर है, आर पूर्णांक पर, पूर्णांक संख्याओं पर एक संबंध आर जो है तुल्यता संबंध होता है। ठीक, आर एक तुल्यता संबंध। ये हमको दिखाना था और हो गया ये प्रूफ। ऐसे करने आपको पूरे के पूरे 5 नंबर या 8 नंबर के मिल जाएंगे इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन आपकी बालाजी पब्लिकेशन का एग्जाम्पल भी है और इसी से रिलेटेड एक तीसरा या चौथा क्वेश्चन जो है आपका, वो यहाँ योग में एग्जाम्पल वाला दिया गया और गुणा में एक्सरसाइज वाला दिया गया, और एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, अब योग वाला हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, तो आपको वो देखना है तो वो जाकर के वहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह क्या रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n, n से n मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक, और r रियल नंबर नहीं, r यहाँ रिलेशन है, में एक संबंध आ रहा है निम्नवत परिभाषित है कि a कामा बी, अभी तक क्या था, एलिमेंट आ रहे थे, लेकिन अब एलिमेंट नहीं आया। अभी तक क्या आ रहा था, x का रिलेशन y से, x का रिलेशन y से है। किस प्रकार है वो, कि x और y को जब जोड़ेंगे तो वो 0 आएगा, या ऐसे कह दीजिए कि जो x है वो 2y के बराबर आ गया। लेकिन अब यहां क्रमित युग्म में आएगा। क्रमित युग्म मतलब a कामा b यहां x का काम करेगी और c कामा d यहां y का कार्य करेगी, और इन दोनों में रिलेशन ये है कि पहला और चौथा जब जोड़ेंगे, पहला और चौथा जब जोड़ेंगे तो बराबर आएगा दूसरा और तीसरा जोड़ने पर, दूसरा और तीसरा जोड़ने पर। ये चीज है क्रमित युग्म के रूप में। सिद्ध कीजिए कि आरेख तुल्यता संबंध है। आरेख कौन सा संबंध भैया, तुल्यता संबंध। अब ध्यान से समझिए, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। तरीका क्या वो देखिए, आर को हम x कामा y को हम कैसे, x आर y को हम कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू x कामा y। अब सच दैट कि आगे क्या है कि x जो है वो 2y के बराबर है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेम वही पैटर्न, ये हो गया x और ये हो गया y। R में x जो कि आपका कितना है, a कामा b कामा y जो कि आपका कितना है, c कामा d, ये दोनों के दोनों एक ब्रैकेट में लेने। ये x कामा y R में है कब था, सच दैट इस प्रकार है कि a प्लस d जो है वो b प्लस c के बराबर है। ओवरऑल सभी a b c d सभी के सभी नेचुरल नंबर है, ये पूरा नेचुरल नंबर, ये पूरा नेचुरल नंबर, ये आपको ऐसे हम लिख सकते हैं, दोनों रूप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जो लिखिए। इसी से रिलेट करा करके चलेंगे, जब आसानी होगी, समझ में भी आएगा। पहला संबंध क्या ले आया था, पहला आपका क्या आया था, पहला आया था स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध हेतु, स्वतुल्य में क्या था, अभी हमने सॉल्व किया था कि ध्यान से समझिए बात, एक ही मिलना चाहिए, x कामा x r में होना चाहिए, और x कामा x r में लाना है हमको। ये कब लाना था, जब x माइनस x बराबर क्या आया, 0, जो कि 5 से विभाजित है। यानी x को पकड़ना है, ये पूरा x और ये पूरा y है, एक को पकड़ना है, इसी एक को पकड़ना है। a कामा b कामा a कामा b बिलोंग्स टू r,
अच्छा, बिलोंग्स टू आर, कब बिलोंग्स होगा ध्यान से समझिए, ए कामा बी सी कामा डी आर में कब था, जब ए प्लस डी बी बराबर बी प्लस सी के आया, पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और ये चीज हमको लाना है भैया। तो ये आएगा कब, ध्यान से समझिए, ये कब आएगा, जब पहला चौथे के साथ जोड़ा जाए, ए प्लस बी को जब जोड़ा जाए, पहला चौथे के साथ जोड़ा जाए, यही चीज तो है, पहला चौथे के साथ जोड़ा गया और दूसरा तीसरे के साथ जोड़ा गया, यही तो है, पहला चौथे के साथ जोड़ा गया, दूसरा तीसरे के साथ जोड़ा गया। तो a प्लस बी को क्या हम b प्लस ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो पहला चौथी जगह पर और दूसरा तीसरी जगह पर, पहला चौथा दूसरा तीसरा, क्या हम ये लिख सकते हैं? अगर ये हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये एक तुल्यता संबंध, ये स्वतुल्य हो गया, क्योंकि ए बी बराबर बी प्लस ए, तो ए बी अगर बी प्लस ए के बराबर है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट पहला प्लस चौथा, पहला और चौथा रखना, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, ये ए कामा बी आर में है, और अगर ये आर में है तो इसका मतलब कि आपका ये संबंध कौन सा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध। इसका मतलब आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य संबंध है, पहला भैया हो गया, पहला हो गया कंप्लीट। अब इसको हटा देते हैं, पहला कंप्लीट हो गया, अब दूसरा क्या है, सममित संबंध। समझिए, बस देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। सममित संबंध हेतु के लिए, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या था कि x कामा y, जिसको a कामा b भी कहे, अगर r में है तो इन दोनों के होने से यदि y कामा x भी r में आ जाए, ये चीज हमको लाना है, तब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सममित। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहां इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक भैया, ये चीज हमको लाना है, और हमें गिवन क्या है पहले वो चीज लिख लेते हैं। हमें गिवन ये है कि a कामा b कामा c कामा d किसमें है, r में। a कामा b यानी ये x डोमेन हो गया, और रेंज c कामा d ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, r में बिलोंग्स कर रहा है, दिया गया है हमें पहले से। अगर ये r में बिलोंग्स कर रहा था तो क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि a पहला चौथे के साथ, यानी a प्लस d जो था वो किसके बराबर आया, b प्लस c के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, हमको लाना क्या है, इसका उल्टा लाना है, हमको लाना है ये कि c प्लस d जो है, ध्यान से समझिए, c प्लस d हमको लाना क्या है, c प्लस d वो किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस b के बराबर होना चाहिए। c प्लस d, रुक जाइए, हमको जो लाना पहले वो लिख लेते हैं, उल्टा हो गया है। हमको लाना है c कामा d कामा, इसका उल्टा लाना है, a कामा b, यही तो था, x कामा y r में है, x कामा y r में है, तो इसका उल्टा y कामा x, इसका उल्टा c कामा d कामा a कामा b, ये भी r में होना चाहिए। और ये r में कब होगा पहले वो देखो, ये r में कब होगा, जब पहला चौथे के साथ, यही तो है,
पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ जोड़ेंगे और बराबर रखेंगे, तब होता है ये। बराबर कब होगा? जब पहला चौथा जोड़ा जाएगा और दूसरा तीसरा जोड़ा जाएगा। ये अगर हो जाए तो आ जाएगा। हिसाब से देखते रहिए बस, और कुछ नहीं। तो हमें दिया क्या गया है, इसी जैसे लिख सकते हैं। सी और डी था, सॉरी माफ कीजिए, यहां पर डी है भैया, डी नहीं था। पहला चौथा सी प्लस बी, अभी गड़बड़ हो जाता। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। इस वाले सी आगे बी पीछे, क्या मतलब? जब हमने पहले से ही लिख लिया तो कोई मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये सही हो रहा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस ये होना चाहिए। मिल गया? पहला चौथा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, यानी जो आर है वो कौन सा संबंध है? इसलिए आर सममित संबंध है। पहले ये जानिए हमें लाना क्या है, बस। बाकी आप चाहे जितने तरीके हैं सॉल्व करिए, ये सबसे यूनिक है। आपको पता है कि आपको क्या लाना है और वो कैसे लाना है, बता दिया हमने। अब कौन सा संबंध है? संक्रमण। संबंध के लिए संक्रमक संबंध, ये तीसरा नंबर है। संक्रमक संबंध कब आएगा, ध्यान से समझिए। रूल वही है कि एक्स कामा वाई आर में है, हमको कोई दूसरा लेना है वाई कामा जेड के साथ आर में, और इन दोनों के होने से यदि एक्स कामा जेड भी आर में मिल जाए तो ये संक्रमक हो जाए। ये कैसे आएगा, चलिए वो चीज देखिए। हमें गिवन है कि जो ए कामा बी कामा सी कामा डी वो आर में है, वो आर में है, ठीक है। ये आर में है तो इसका मतलब ये गिवन है ना, इसका मतलब कि पहला और चौथा यानी ए प्लस डी वो बराबर है दूसरा और तीसरा बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, हमने ये माना कि कोई तीसरा है वाई जेड के साथ, वाई आपका कौन है? सी कामा डी। हमने ये मान लिया कि सी कामा डी जो कि वाई का कार्य कर रहा है, ये किसी तीसरे जेड का मतलब यहां पर ई कामा एफ नाम दे सकते हैं, क्रमिक युग्म के रूप में ये भी आर में है, ऐसा हमने मान लिया। भाई होगा ही होगा, नेचुरल नंबर है, कई सारे नंबर्स होंगे, क्या 4 ही नंबर्स होंगे? बहुत सारे नंबर्स होंगे इसमें, ऐसा हमने मान लिया है। ऐसा हमने क्या कर लिया है? मान लिया है। चलिए छोड़िए, कोई अगर ये चीज आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला प्लस चौथा, पहला प्लस चौथा यानी सी प्लस एफ बराबर दूसरा प्लस तीसरा डी प्लस, इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। हमको लाना क्या है? कोई तीसरा यानी एक्स कामा जेड, समझिएगा। हमको लाना क्या है? एक्स कामा जेड, हमको लाना है एक्स कामा जेड,
y वाला बंद कर देना है, y से कोई लेना देना नहीं, जो कॉमन है उसको हटाओ, बचा कौन, a कामा b कामा e कामा f बिलोंग्स टू r हमें लाना है, बिलोंग्स टू r हमें लाने हैं। और ये आएगा कब, वही चीज हमको यहां पर बताना है, ये आएगा कब, जब पहला पहला प्लस चौथा a प्लस f वो बराबर आए दूसरा प्लस तीसरा b प्लस e के, b प्लस e के, ये जब होगा तभी आ सकता है। यानी a के साथ f लाना है, a के साथ f लाना है, a के साथ f लाना है, a और f आए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो c और c खत्म, d और d खत्म, ठीक, और b कामा e आ जाए, हाँ बस आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए बस। अच्छा, इधर हट रहा है, एक काम करिए इसको हटा देते हैं, ये काम, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस, देखिए जोड़ेंगे तो अभी आ जाएगा a के साथ f, a प्लस सेकेंड, ठीक है, मिलेगा क्या वो चीज देखिए, मिलेगा क्या वो चीज देखिए, इधर बचा a प्लस डी LHS जोड़िए, प्लस इधर क्या है c प्लस f, और इधर RHS जोड़िए, b प्लस c, और इसमें जोड़ना क्या है d प्लस e, जो कॉमन वो खत्म करेंगे, c से c खत्म, d से d खत्म, खत्म होंगे, अब बचा कौन, इधर a प्लस f बचा और इधर b प्लस e बचा, यही चीज बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसी चीज को मैं कहां रख देता हूं, ऊपर कर देता हूं। अगर ये चीज है तो ध्यान से समझिए, पहला चौथा दूसरा तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा प्रूफ। दिस इंप्लाइज दैट आगे यानी आर संक्रमक संबंध है, और आर स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों है, इसका मतलब आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही हमको दिखाना था, और हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हो गया आपका कंप्लीट, इतना है, ठीक भैया, बस ये चीज लाई, देखिए हमें लाना क्या है, और ये कब आ सकता है, जब ये रूल आएगा। रूल कैसे आया, कैसे क्या करना हमने बता दिया, अब योग वाला बता दिया, गुणा वाला मैंने इससे ही बताया, वहां से देख सकते हैं, पहला या दूसरा वीडियो जो भी होगा उस पर लिखा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 संबंध तथा फलन के लिए, संबंध के लिए और 2 फलन के क्वेश्चन लिए। ये तो वैसे भी अनसॉल्व पेपर जब हमने सॉल्व कराया था 2025 का सेट 1, वहां पर हमने सॉल्व करा दिया था अच्छे से। इसमें हमको दिया गया है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध हैं, यदि तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन RB R2 भी A में तुल्यता संबंध है। अथवा में दूसरी तरीके से यदि किसी समुच्चय A पर दो संबंध R तथा S तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो इसको प्रूफ में चलते हैं लेकर। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कौन सा संबंध प्रूफ करना है, हमें ऑलरेडी दिया गया R1 R2 तुल्यता है, बस काम खत्म, उसी से हो जाएगा। पहला क्या लेना है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य कब होगा, कौन कौन दिया गया है, हमने मान लिया कि अगर
मान लिया अगर R1 स्वतुल्य है, ये दिया गया है, तो इसका मतलब A कामा A किसमें होगा, R1 में होगा। और साथ ही साथ लिख देना, क्योंकि R1 व R2 कौन सा संबंध है, स्वतुल्य है। दिमाग में कोई डाउट न लाइए, जैसा बता रहे हैं वैसा सोचिए। हो बहुत सारी चीजें सकती, लेकिन जो हमको प्रूव करना वो यही रास्ता है। हो कई सारी चीजें सकती, R1 और R2 तुल्यता संबंध, इसका मतलब R1 R2 स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। तो R1 तथा R2 स्वतुल्य संबंध है, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक, अगर R1 R2 स्वतुल्य संबंध है तो इसका मतलब A का मैं हमने मान लिया कि, वैसे इसको हटा देते हैं, मानने कोई मतलब नहीं। A का मैं R1 में भी होगा तथा A कामा A R2 में भी होगा। भाई स्वतुल्य है ना, इसका मतलब कि R1 में भी और R2 में भी। R1 और R2 में, किसी एक में नहीं है, दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं A कामा A R1 R2 दोनों में है, A कामा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यानी R स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध हो गया। अब अगला क्या बचा, सममित संबंध। सममित संबंध है, सममित संबंध हेतु। सममित संबंध में क्या होगा भैया, अब ये चीज तो क्लियर है कि R1 R2 तुल्यता है, तो इसका मतलब वो हर चीज होगा। सम में स्वतः स्वतुल्य संक्रमक तीनों है, वही चीज यहां सममित संबंध है। बस, अगर R1 R2 सममित संबंध है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ A कामा B R1 में है और B कामा A भी R1 में है। भाई यही तो होता है स्वतुल्य के लिए, ओ सममित के लिए पलट जाता है। साथ ही साथ A कामा B R2 में भी होगा और B कामा A भी R2 में होगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर बात, होगा कि नहीं होगा। ये दोनों चीजें, क्योंकि दोनों सम्मिलित है, इसका मतलब ये दोनों चीजें होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट R1 A कामा B, ध्यान से देखिए दोनों में, R1 इंटरसेक्शन R2 में तो है ही है, और एक अलग तरीके से लिखें इसको,
ए कामा बी R1 में है, ए कामा बी R2 में है, ठीक है, सममित है। इसका मतलब ए कामा बी R1 तथा R2 दोनों में है, तथा का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन। अब क्योंकि R1 R2 सममित है तो इसका मतलब B कामा A वो R1 में भी है और B कामा A वो R2 में भी है, B कामा A वो R2 में भी है। क्लियर बात? यानी B कामा A भी R1 तथा R2 दोनों में, R1 इंटरसेक्शन R2। तो हम कह सकते हैं कि जो R है वो सममित संबंध भी है, R सममित संबंध है। क्लियर बात भैया? पहले ये लाए, अब ये है तो इसका मतलब ये भी होगा, एक कामा बी R1 R2 में मिल रहा तो इसका उल्टा भी मिल जाए, इसका उल्टा ऊपर वाले के बेस पर मिलेगा। ये हो गया। थर्ड नंबर बचा संक्रमक के लिए। संक्रमक संबंध हेतु, संक्रमक संबंध में क्या है? कि जो R1 कामा R2 जो था वो स्वतुल्य है, ये कह रहा है क्वेश्चन। R1 कामा R2 स्वतुल्य है, तुल्यता संबंध दिया गया था, यानी वो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों। संक्रमण भी संक्रमक संबंध है, ठीक है। अगर ये संक्रमक संबंध है भैया तो ध्यान से समझिए बात, अगर ये संक्रमक संबंध तो ध्यान से समझिए बात, ए कामा बी R1 में है, ठीक है, वाह ए कामा बी R2 में भी है, क्योंकि दोनों सेम ही समुच्चय ए पर ही है, संक्रमक सेम ही पर है तो जाहिर सी बात है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए कामा बी है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि ए कामा बी R1 में है। और ये चीज हमने मान लिया कि जो B कामा C है, B किसी तीसरे C के साथ वो R1 में है और B किसी तीसरे के साथ वो R2 में भी है। ये दोनों के दोनों पहले से तुल्यता है तो ऐसा तो होना ही है, और एक ही समुच्चय पर है, अलग अलग होता था तो मान लेते, एक ही समुच्चय पर है तो ये होना ही होना है। समझ में आई बात? ये R1 और R2, तो यहां से हम कह सकते हैं B कामा C R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में। और ये चीज तो क्लियर है कि ये दोनों के दोनों तुल्यता है, तो इसका मतलब जरूर ये खत्म करो, अरे सॉरी मान लीजिए ये खत्म, ये खत्म, ए कामा सी जो था वो R1 में जरूर रहा होगा। अगर ए कामा बी R1 में है, बी कामा सी R1 में है और R1 तुल्यता था तो इसका मतलब वो संक्रमक भी था, और ए कामा बी R1 में, बी कामा सी भी R1 में, तो ए कामा सी भी R1 में रहा होगा और ए कामा सी R2 में भी रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए कामा सी ये दोनों में R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में, R1 इंटरसेक्शन R2 एक संक्रमक संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 अब
ये तीनों चीजें हैं, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है, यही हमको दिखाना था और ये हमने दिखा दिया। तरीका बिल्कुल यही है, ये पहले से ही दिया गया कि भैया इतना सारा चीज है आप कर दीजिए। हाँ, तो हमने कर दिया भैया, इतना सारा चीज पहले से ही। ठीक है भैया, ये हमें गिवन था, उसी के बेस पर हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस से 4 कामा इनफाइनाइट। फंक्शन में होता क्या है भैया, ध्यान से समझिए। फंक्शन में ये आगे वाला पूरा का पूरा होता है डोमेन। फंक्शन में ये पूरा डोमेन आता है, डोमेन का कोई एलिमेंट भैया छूटता ही नहीं, इसका कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, छूट गया तो फंक्शन नहीं। और ये पूरा तो कोडोमेन था ही रिलेशन से, आगे पूरा डोमेन पीछे कोडोमेन। रिलेशन में ऐसा नहीं, इसमें कुछ एलिमेंट जो यूज में आते हैं वो डोमेन, और कोडोमेन के वे एलिमेंट जो यूज में आते हैं वो रेंज होते हैं। सिद्ध विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय फलन कौन होगा? ऐसे फलन जो आपके एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। 1 1 R2 अगर है तो वो व्युत्क्रमणीय होगा। अगर व्युत्क्रमणीय तभी हम उसका इनवर्स प्रतिलोम मान निकाल सकते हैं, तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 1 द्वारा प्राप्त होता है। ये चीज हमको प्रूव करना है, इसका इनवर्स इतना आएगा, जहां r प्लस सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ये पॉजिटिव आएगी। तो भैया ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम, जो हमें फंक्शन दिया गया उसको हम यहां से उठा करके यहां पर रखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? एकाएकी सिद्ध करना है, हमको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो एकाएकी पहले हम देखेंगे, एकाएकी के लिए पहला काम क्या है? एकाएकी इसको सिद्ध करना। ठीक, तो इसको हमको क्या सिद्ध करना है? एकाएकी। एकाएकी के लिए रूल क्या है कि आपको fx1 बराबर fx2 रखना है, और यदि इसके होने से x1 x2 बराबर हो जाए तो ये एकाएकी होगा। यानी fx था तो x स्क्वायर प्लस 4 है, fx x था तो x स्क्वायर प्लस 4 है। अगर x1 होता, x1 स्क्वायर प्लस 4 होता, और ये कितना होगा? x2 स्क्वायर प्लस 4 4 खत्म, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस x2 आएगा। लेकिन 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 यहां पर पहले से ही कह रहा है कि जो x1 और x2 हैं दोनों के दोनों ऋणात्मक हो ही नहीं सकते। और ये पूरा डोमेन, डोमेन का मतलब ये पूरा होता है आपका x और ये पूरा आपका होता है y। तो क्या x कोई ऋणात्मक नंबर है? नहीं है, ऋणात्मक लेना नहीं है। तो इसका मतलब x1 किसके बराबर है? x2। ऋणात्मक लेने नहीं है, पहले से ही कंडीशन दी गई है। मेन कॉन्सेप्ट ये देखना है, डोमेन और रेंज ये कहां से कहां तक लेना है, ऋणात्मक वाले लेने नहीं है तो काम खत्म। यानी इसका मतलब कि जो हमारा f है वो एकाएकी है, यानी f जो है वो क्या है? अतः f
एकाएकी फलन है। हो गया, बढ़िया। आगे अगर f एकाएकी हो गया तो अब बढ़ते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक फलन के लिए क्या होगा? आच्छादक और अंतरछेदी कभी भी आएगा, आच्छादक और अंतरछेदी कभी भी आएगा तो आपको एक चीज ध्यान से देखना, जो भी आपका फलन दिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी आपका फलन दिया जाएगा x² + 4 है, उसको y के इक्वल मान लेना है। किसके इक्वल मान लेना है? y के इक्वल। और यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x² करेंगे तो y - 4 और x बराबर करेंगे तो आपका प्लस माइनस रूट का y - 4। लेकिन भैया y और x दोनों पॉजिटिव ही नंबर हैं, तो नेगेटिव का साइन तो हट गया यहां से। x बराबर आपका आ गया √y - 4। क्लियर है बात? थी अगर इतना आप जानते हैं तो इसका मतलब आपको फलन के सारे कॉन्सेप्ट पता है। होगी। अब देखिए y किसको बिलोंग्स कर रहा है? ये y पूरी की पूरी वैल्यू 4 से लगा करके कहां तक जाना है? इनफाइनाइट। समझिएगा, के लिए x किसको बिलोंग्स कर रहा है? क्या r प्लस को कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देख लीजिए आता है 4 वैल्यू डालिए तो 4 - 4 x का मान 0, 0 पॉजिटिव रियल नंबर में आएगा। 4 से बड़ा ले जाइए, 5, 5 में से 4 गया 1, पॉजिटिव रियल नंबर है। इनफाइनाइट लेने नहीं है। रियल नंबर कब नहीं आता? ध्यान से समझिए, अगर ये वाले नंबर r, ये वाला अगर नंबर जो आपका है, ये वाला जो नंबर आपका है, अगर ये नंबर x का मान, ध्यान से समझिए बात, अगर यहां पर x का मान आपका निगेटिव में आ जाता, रूट में निगेटिव आ जाता, x का मान आपके में क्या आ जाता? रूट में निगेटिव आ जाता पहला, और दूसरा इनफाइनाइट आ जाता है अगर x का मान, तो आपका ये रियल नंबर आता ही नहीं। पहला चीज रूट में निगेटिव आना नहीं चाहिए, और दूसरा तो और एक चीज है, x का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पूरा मान निगेटिव ना हो। रूट में अगर माइनस आ गया तो वो काल्पनिक संख्या है, इनफाइनाइट आएगा नहीं क्योंकि वो एक नंबर नहीं है, इसलिए यहां पर खुला अंतराल लगा, यानी इनफाइनाइट को नहीं लेना। ठीक, क्या x का मान माइनस में निगेटिव, इनफाइनाइट या निगेटिव मान आ सकता है? y का मान 4 से लगा करके इनफाइनाइट तक डालिए, कोई नहीं आ सकता। आप 3 डालते हैं तो 3 में से 4 गया, -3 आ जाता, और माइनस में आ रहा है निगेटिव मान, अगर रूट में आता तो वो काल्पनिक संख्या होती, वो रियल नंबर होता है, r प्लस में होगा। तो इस रेंज में पूरा का पूरा ये मिल रहा है कि नहीं? इसका मतलब r जो है f अंतर आच्छादक है, आच्छादक फलन है। अब यहां से आप देख लीजिए, क्योंकि जो f है, f एकाएकी व आच्छादक दोनों है, दोनों है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है। हो गया?
हो गया बात भैया? अब आ जाइए आगे। इतना तो हो गया भैया प्रूफ। अब बचा कौन? अब बचा है आपका एफ इनवर्स वाई बराबर अंडर रूट, यानी व्युत्क्रम मान निकालना है। तो ठीक है, व्युत्क्रम मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो आपका फलन दिया गया है प्रतिलोम मान निकालना है इनवर्स। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसको y के इक्वल मान लो। y के इक्वल हमने मान लिया। अब आपका मान क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो किसके बराबर हो गया? y के। अब यहाँ पर एक काम करना है आपको, यहाँ पर एक काम करना है आपको। क्या काम? x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो। जहां x है वहां y डालो, जहां y है वहां x डालो। तो इससे होगा क्या? यहां पर हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और इधर हो जाएगा आपका x। इतना करने से क्या बदलाव हुआ वो भी चलिए देख लेते हैं। इतना करने से बदलाव क्या हुआ? इतना करने से बदलाव ये हुआ कि अभी तक एफ एक्स आपका किसके बराबर माने गए थे? वाई। एफ एक्स को ही वाई माना गया। तो अगर x और y आपस में बदले गए तो यहां पर क्या हो गया? y, और यहां पर क्या आ गया? x। f को इधर लाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? f इनवर्स x। तो y को ही हम क्या कहते हैं? जब ये चीज कर देंगे तो y को ही हम क्या कहेंगे? f इनवर्स x कहेंगे। y को ही हम क्या कहेंगे? f इनवर्स x कहेंगे। कलर चेंज करिए भैया, एक ही सेम सेम हो रहे हैं। ये कलर, ये कलर। हमको y का मान निकालना, y ही f इनवर्स x है। अगर x और y को आपस में बदल देंगे तो y, ध्यान से देखो, x और y को बदला तो y की वैल्यू जो y, f इधर है इनवर्स, y ही हमारा क्या बन गया? f इनवर्स x। y ही हमारा क्या है? f इनवर्स x। तो यहां से हमको अब y की वैल्यू निकाल लेनी है। बस यहां से हमको y की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया? x माइनस 4, और y बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में x माइनस 4। अब याद रखिए x और y दोनों निगेटिव नहीं है, तो यहाँ प्लस माइनस लगाने की कोई बात ही नहीं। अब y ही हमारा क्या था? f इनवर्स x था, और वो बराबर किसके आ गया? अंडर रूट x माइनस 4। लेकिन भैया हमको लाना क्या है? f इनवर्स y लाना था। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको, जहां पर x दिया गया है वहां पर y डाल दीजिए बस। तो f इनवर्स y बराबर कितना हो गया? अंडर रूट में y माइनस 4 हो गया प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कई सारी चीजें आ गई। पहला एक ही आया, अच्छा तक आया। अगर ये दोनों नहीं, एक ही नहीं तो ये बहुएक। इसका आंसर के बाद अगर ये चीज दोनों रियल नंबर से रियल नंबर होता तो ये हो जाता बहुएक फलन, और ये आपका हो जाता अच्छा तक, ओ अंताक्षेपी हो जाता। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आ जाता अंदर ना, और नेगेटिव आ जाता तो फिर जाहिर सी बात वो अच्छा तक नहीं, अच्छा तक नहीं है तो अंताक्षेपी होता। क्लियर बात? और f इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, कैसे व्युत्क्रमणीय सिद्ध किया जाता है, कई सारी चीजें इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि ले लेना है एफ आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर, पूरा का पूरा डोमेन, ध्यान से समझिए, पूरा डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। पूरा का पूरा डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, और दोनों रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब ये x है आपका और ये पूरा का पूरा आपका y है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं इनफाइनाइट क्वेश्चन। x fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, f ना तो एकाकी ना अच्छा है। पहला आपको एकाकी के लिए एकाकी के लिए क्या है? आपको fx1 बराबर कितना डालना रहता है? fx, चलिए fx कितना था हमारे पास? x स्क्वायर, तो fx1 कितना आएगा? x1 स्क्वायर। fx2 कितना आएगा? x2 स्क्वायर। x1 बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस x।
अब यहां पर x1 और x2, x1 और x2, x1 और x2 दोनों के दोनों रियल नंबर है। रियल नंबर है इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। वही चीज उल्टा पिछले वाले में ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब जो आपका f है वो क्या हो गया, एकाएकी फलन। इसलिए f एकाएकी नहीं है, एकाएकी फलन नहीं। पहला हो गया। दूसरा अंतःक्षेपी होगा। एक जब भाई आच्छादक नहीं तो अंतःक्षेपी होगा। तो आच्छादक के लिए क्या था, रूल जो बताए उसी बेस पर चलिए। बस जो भी आपका फलन दिया गया है उसको आपको किसके इक्वल डाल देना है, y के। तो आपका फलन कितना है, आपका फलन यहां पर कितना है, fx = x²। इसको किसके इक्वल मानना है, y के इक्वल मान लेना है। और यहां से x की वैल्यू निकालो, x बराबर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में प्लस माइनस y। आगे y किसको बिलोंग्स कर रहा है, y बिलोंग्स टू r, पूरा का पूरा r। y बिलोंग्स टू r के लिए ओवरऑल सभी x r को बिलोंग्स कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। अगर आच्छादक नहीं लाना तो ये नहीं कर रहे होंगे, आप ऐसे कर देना। अगर आच्छादक लाना तो ये कर रहे होंगे। अब ये नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा वो चीज देखिए। क्योंकि यहां पर आपके पास, ध्यान से समझिए, यहां पर आपके पास जो है, जो y है वो r है। y जो है वो किसको बिलोंग्स कर रहा, r को। और r के नंबर कहां शुरू होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इनके बीच का नंबर कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों को नहीं ले सकते। यानी अगर हम -4 ले, +4 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, 6 ले लें। अगर 6 डालेंगे, ध्यान से समझिए बात, ये पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। ये पॉजिटिव नंबर भी आता है, निगेटिव भी आता है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रूट के अंदर भाई रियल नंबर कौन नहीं होंगे, रियल नंबर कौन नहीं होंगे। पहला, अगर कोई नंबर रूट में आ जाए माइनस का, दूसरा उसका मान निगेटिव हो जाए, कोई नंबर बटे में आ जाए, 0 आ जाए कभी, तो ये नंबर नहीं होते हैं रियल नंबर। और कोई पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि ये निगेटिव ही ना है, जैसा कि पिछले वाले में। तो y रियल नंबर है तो ये पॉइंट में भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है, रूट वाला भी आ सकता है। तो अगर हम 6 डाल देंगे तो x बराबर √6 आ जाए। अगर y बराबर हमने 6 डाला तो इस पर x का मान √6, यानी ये रियल नंबर है। हमने रियल नंबर y का रियल नंबर डाला, ये भी रियल नंबर आया। लेकिन अगर -4 डाल दे y की वैल्यू, अब बताओ x का मान क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है -4। आगे प्लस माइनस कोई मतलब, क्या ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं। मतलब y के सभी मानों के लिए, y के सभी मानों के लिए, प्रत्येक मानों के लिए, क्या x का सभी मान रियल नंबर है, नहीं है। एग्जाम्पल में आपको दिखा दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल में यही चीज दिखा दे, ठीक, एग्जाम्पल में आप यही चीज दिखा दें। ठीक है, यानी f आच्छादक फलन नहीं, और आच्छादक नहीं तो इसका मतलब क्या है, अंतरक्षेपी है, आच्छादक फलन नहीं। प्रूफ, यही प्रूफ करना हो गया, सबका सब कंप्लीट हो गया। अब कुछ चीजें हैं, जैसे फलन की संख्या निकालनी है, तो फलनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या आएगा, फलनों की संख्या, अगर f एक फलन है, कहां से कहां तक, a से b में कोई एक फलन है f, तो इसमें फलनों की जो संख्या आएगी, फलनों की संख्या तो वो कितनी आएगी, b की पावर 1, उल्टा कर देना। b में जो एलिमेंट होंगे और a में जो एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट नीचे, एक एलिमेंट ऊपर, हो गया। अगर a से b में कोई फलन दिया जाए
तो फलनों की संबंधों की संख्या दी जाए निकालने को, तो कैसे निकलेगा? संबंधों की संख्या, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर ab कर देनी है, बस हो गया। ये चीज बहुत पूछा जाता है। अच्छा एक चीज और था हमारे पास, एकाएकी और आच्छादक फलनों की संख्या पूछ रहा था, तो वही चीज है बी से ए में। एक क्वेश्चन है, ए दिया गया a कामा b कामा c और b दिया गया अल्फा बीटा गामा, b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाएकी और आच्छादक फलनों की संख्या बतानी है, दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, तो 3 फलन दिए गए तो यही आएगा, एकाएकी और आच्छादक दोनों है, तो इसका मतलब जितने नंबर हैं अगर दोनों में सेम नंबर है तो इनका फैक्टोरियल ले लीजिए, अगर एकाएकी आच्छादक दोनों के नंबर निकालें, यही चीज फलन है। एकाएकी आच्छादक, एकाएकी व आच्छादक फलनों की संख्या, और दोनों सेम नंबर, जितना ए में हो उतना ही बी में एलिमेंट आएंगे, दोनों में सेम ही, नहीं आएंगे तो दोनों का आप वो ले लीजिएगा फैक्टोरियल और ऐड कर दीजिएगा, तो एक फैक्टोरियल ले लीजिएगा फैक्टोरियल। एग्जांपल के लिए ए दिया गया आपके पास 1 2 3, बी दिया गया है आपके पास ए बी सी, तो पहला ए से बी में फलनों की संख्या निकालनी, तो इसका मतलब b की पावर कितना आएगा a, b में कितने नंबर है 3, a में कितने नंबर 3 बराबर 27 हो गए। अगर एकाएकी आच्छादक फलनों की संख्या पूछ लेता था, नंबर्स कितने हैं यहाँ पर 3 है ना दोनों में, 3 का फैक्टोरियल ले लीजिए, कितना आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 दूनी 6 आएंगे, ये हो गया ऐसा। इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, छोटे नंबर्स में आ सकते, बड़े वाले तो इसी से रिलेट करके आएंगे। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का टॉपिक हमारा है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे 3D ज्योमेट्री के, और फिर वहां पर हम सॉल्व करेंगे समाकलन, अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, सब के सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया, यहाँ तक जब आए। ठीक है।